राजस्थान फोरम के इस मंच पर मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्ते आकाश। सर्वेश भट्ट जी, आप यहाँ अगर है तो कुछ मैसेज करिए मुझे। नमस्ते महेश जी। राजस्थान फोरम से मैं किसी से गुजारिश करूँगी कि मुझे बताएं कि मैं अपना प्रोग्राम क्या शुरू कर सकती हूँ। नमस्ते नमस्ते सर्वेश जी। नमस्ते पूनम जी। मैं कुछ साथियों का इंतज़ार नंजी नमस्कार सर जी जी बिल्कुल। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। एक बार औपचारिकता थोड़ी सी निभा ली जाए और थोड़ा सा अनौपचारिक होते हुए औपचारिकता निभा ली जाए। तो सबसे पहले मैं राजस्थान फोरम की इस लॉकडाउन लाइव सीरीज़ चतुरंग पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और नंद जी, सर्वेश भट्ट जी, विश्व मोहन भट्ट जी और तमाम जो साथी राजस्थान फोरम से जुड़े हुए हैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। हरिराम मीना जी सर नमस्ते। साथी हमारे जुड़ते जा रहे हैं। आदर्श जी नमस्कार। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी जो बात है वो शुरू करना चाह रही हूँ। अपनी साहित्यिक यात्रा पे बात करने का मुझे मौका मिला है इस राजस्थान फोरम के लाइव मंच से। तो मुझे लगता है कि मैं पहले अभी फ़िलहाल जो मैं कर रही हूँ मैं उस पर बात करते हुए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँगी और अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगी पूनम जी। तो अपनी बात मैं मिर्ज़ा गालिब साहब के एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। माना ए दस्त नवर्दी कोई तदबीर नहीं, एक चक्कर है मेरे पाँव में जंजीर नहीं। तो इन दिनों मेरे पाँव में एक चक्कर ही लगा हुआ है। लगातार साल 1.5 साल से मैं लगातार घूम रही हूँ और मरु प्रदेश को लेकर मेरी यात्राएं ज़्यादा हैं। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ के गाँवों की लगातार यात्रा कर रही हूँ। अकेले निकल जाती हूँ, बस जब मन होता है निकल जाती हूँ। और मुझे लगता है कि ये लेखन का, साहित्य का और पत्रकारिता का मेरा हासिल है कि मैं अपने मुताबिक जब मेरा मन करता है कि मैं निकलती हूँ और बिना किसी को बताए हुए निकल जाती हूँ यात्राओं के लिए। तो इस यात्रा के मुझे बहुत दिलचस्प अनुभव रहे कि गांव में जब मैं बीकानेर गई थी, तब बिजेरी गांव गई थी। उन दिनों थोड़ा सर्दियों का मौसम था, तो मुझे कहा गया था कि आप थोड़े मतलब ढंग से थोड़ा गर्म कपड़े लेकर आना, यहाँ रेत में बहुत ठंड होती है। तो मैं बहुत बड़ा सारा बैग लेकर गई थी और पूरा अपना सामान लाद के, और चूँकि लॉकडाउन है और ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो और 24 घंटे चलता है, तो अपना एक लैपटॉप होता है और अपनी किताबें होती है और इसी के साथ पूरे सर्दियों के कपड़े थे। तो जैसे ही वहाँ पे बिजेरी में अपने युवा साथी जो राजेंद्र देथा है वो रहते हैं, तो उनसे ही मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि वेलकम, आप आइए, हम आपको घुमाएंगे। कि मैंने उन्हें बताया था मैं कुछ विस्थापन पे लिखना चाह रही हूँ। तो वहाँ गई तो जैसे ही मैं उसके गांव पहुँची तो कुछ महिलाएं आ गई मुझे देख के ना कि ये क्या बैग में क्या भर के लेकर आ रही है, और फटाफट मेरा बैग लिया और आगे आगे चली गई। तो मैंने देखा कि शायद उसने बता रहा होगा और बड़े उत्साह से उन्होंने मुझसे बात करी। वागड़ी जी नमस्ते। तो बड़े उत्साह से उन लोगों ने मुझसे बात करी। फिर बाद में मुझे राजेंद्र ने बताया कि ये सोच रही हैं कि आप ग्वारिन हो, या तो अपने वो सामान वामान लेकर आई हो, या फिर
कोई हेल्थ वर्कर हैं जो बताने आई हैं गांव की औरतों को कि नसबंदी के बारे में, कि वहाँ औरतें दो ही तरीके से जाती है, या तो सामान बेचने के लिए अपना, और या फिर ये जो सरकारी हेल्थ स्कीम्स रहती है उसके बारे में बताने, नसबंदी को लेकर अवेयर करने के लिए। तो इस तरीके के मसले पर अधिकतर वहाँ पे औरतें जाती है। और ये सोचना उनके लिए कि हाँ कोई एक पत्रकार है, लेखक है जो आ गई है उन लोगों को देखने, उनकी ज़िंदगी देखने, कुछ बातचीत करने, ये तो उनके लिए बड़ा मतलब हैरान कर देने वाली चीज़ थी। कुछ सवाल भी थे उनके मन में कि मतलब कौन कौन है ये, क्या शादी हो गई, क्योंकि वो बिंदी वगैरह जो एक ट्रेडिशनल लुक है वो मेरा नहीं रहता। तो लव मैरिज करके आई है, कहीं से भाग के आई है, या क्या हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने मुझे इतना प्यार से मेरा स्वागत किया। और जैसे सब कहते हैं कि गांव वाले सीधे साधे होते हैं, मुझे लगता है गांव वाले बहुत समझदार होते हैं। उनके जहन के अंदर जो भी सवाल थे वो उन्होंने अपने तक रखे, और पीछे से धीरे धीरे पूछा करती थी मेरे बारे में। उसके बाद वो सारी गांव की लड़कियां आके मुझे घेर के खड़ी हो जाती थी और पूछा करती थी, अच्छा आप पढ़ते हो, अच्छा आपने ये कर रखा है, अच्छा आपका कौन सा अखबार है। बहुत सारी चीज़ें, बातें उन लोगों ने करी। और मुझे लगता है कि शहरों में शायद इतनी फ्रीडम नहीं उस तरीके से मिलती कि वो जो आपके लिए बोलते हैं वो सीधे आपके कानों तक टकराता है। तो कई बार मैंने सुना, मैंने जो पेशा अपनाया पत्रकारिता का, और उसके बाद जो साहित्य की दुनिया में आई, और करीब साल भर से जो अकेली लगातार यात्राएं करती हूँ, तो कानों में कई बार ऐसे शब्द टकराते हैं, और इस पे कंट्रोल नहीं करता कोई। तो और मतलब हैरानी तब होती है कि जब ये जो आवाज़ें होती हैं अधिकतर स्त्रियों के मुंह से सुनाई देती है कि कोई है नहीं जो इस पे कंट्रोल करे, कि जैसे हम एक कंट्रोल करने की चीज़ों, एक चाबी की हो, और वो चाबी किसी पुरुष को पकड़ा दी जाए और उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को, मेरे बाबूजी बोला करते थे हमेशा कि दो कान इसलिए होते हैं कि आप एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। तो मैंने हमेशा इन चीज़ों को पीछे छोड़ा कि जब आपको कुछ बनना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इन चीज़ों को पीछे छोड़ा। कई कुछ खामियाजे भी हुए, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हुए। और जो हमारा परिवार है वो जब जानेगा कि ये हमारी ज़रूरतें हैं, तो वो शायद उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे खुद में भी बदलाव लाएगा और हमको सपोर्ट करेगा। और मैं खुश हूँ कि मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है। मैं जो चाहती हूँ मैं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत इतनी आसान नहीं होती, यात्राएं बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जैसे कि मैंने इस शेर में पहले ही बोला कि मैं खुश हूँ कि मेरे पैर में चक्कर ज़रूर है, मुझे बहुत रुकावटें आती है, लेकिन मेरे कोई जंजीर नहीं बंधी हुई। मैं अपनी जो यात्रा है अपने मुताबिक अपनी यात्रा कर पा रही हूँ। तो अब इसके साथ मैं ये शुरुआत पे आऊँगी कि आखिर ये यात्राएं मेरी शुरू कैसे हुई। क्योंकि बीकानेर पहुँचने के लिए, बिजेरी पहुँचने के लिए, और वहाँ के गाँव के लिए, जयपुर से पहले बीकानेर, बीकानेर से सारे गांव, तो बीकानेर से मेरा बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। मैं अभी एक संस्मरण भी आपको सुनाऊंगी बीकानेर से जुड़ा हुआ। तो बीकानेर, मेरे माता पिता की पैदाइश बीकानेर बीकानेर की थी। तो मेरा जो मूल है, मेरा ओरिजिन है वो बीकानेर है। वहाँ की मुझे लगता है वहाँ की मिट्टी है मुझ में। तो वहाँ जाते ही मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होने लगी कि मैं क्या थी, मैंने किस तरीके से शुरुआत करी। मेरे जो माता पिता हैं वहाँ सुनारों की गवाड़ में रहा करते थे। शादी के बाद वो लोग यहाँ आ गए काम की तलाश में। काम की तलाश में क्या, काम उनका वही था जेवर गढ़ने का। तो वहाँ पे काम का अभाव था, तो वो जयपुर आ गए। तो मैंने जो है, मेरा पहला प्रोफेशन अगर कहें तो मेरा पहला प्रोफेशन वही था कि मैं जेवर गढ़ा करती थी। मैं मेरे पिता की मृत्यु मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की थी तब हो गई थी। तो मुझे लगा था कि नहीं, मेरे भाई भी छोटे ही हैं, तो मुझे उनके साथ काम करना चाहिए। तो मैंने करीब 9-10 साल की उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो भाई के साथ मैं बैठती थी, तो मेरे बड़े भाई को शौक़ था पंकज उधास की गज़लें सुनने का।
पंकज उधास की गज़लों में या तो शराब आती थी या मोहब्बत आती थी। तो और हमको जैसे माँ ने सिखाया था भाई शराब तो बड़ी सामाजिक बुराई है, तो हमें लगता था ये इस पे तो नहीं लिखा जा सकता है, तो फिर लगा कि ठीक है मोहब्बत पे लिखते हैं। तो मोहब्बत पे मैंने लिखना शुरू किया, और जब इस पे लिखा और एक रोज़ मेरे भाई ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ी। मैं छोटी ही थी 10 साल की करीब, तो मेरे भाई ने बोला कि तुझे पता है मोहब्बत क्या होती है? तो मुझे समझ में नहीं आया, सच कह रही हूँ, तो मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया कि मतलब मोहब्बत क्या होती है। और ये पिछले लॉकडाउन में मतलब साल भर से बंद हूँ, तब से मैं कई बार सोच रही हूँ। मैं मतलब हो सकता है कि ये सुनने में अजीब लगे आपको, लेकिन मैं लगातार इस बारे में सोचूं कि यार मैंने मोहब्बत करी है कि नहीं करी है, मैं बिना मोहब्बत करे मर जाऊंगी। तो बहुत मुश्किल वक्त में हम बहुत सामान्य सपने देखा करते हैं कि हमारी क्या ख्वाहिश है, हम कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, हम किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और मुझे लगता है बहुत सारे जो आवरण है वो ओढ़ के हमको बैठा दिया जाता है कि हम ये सामान्य चीज़ें, सामान्य ख्वाहिशों की बातें ना करें। और ये जो साहित्य है, ये जो पत्रकारिता है, इसने वो साहस दिया है कि वो जितने तमाम आवरण इस सोसाइटी ने हमारे ऊपर डाले हैं उनको हटा के हम एक सामान्य चीज़ों की, सामान्य इच्छाओं के बारे में बात करें। और तो लेकिन तब तो मैं नहीं बात कर सकती थी, और तब तो मैंने लिखना बंद कर दिया था। दोबारा मैंने हाँ, जेवर गढ़ने का, क्योंकि उसको गढ़ाई, उसको काम को ही बोलते थे, गढ़ाई बोलते थे कविता जी, कि वो अलग तरीके के जेवर होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं, अधिकतर बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग कम पहना करते हैं। जो हम देखते हैं फिल्मों में, ये राजा महाराजाओं की फिल्मों में देखते हैं, तो वो बड़े हैवी से जेवर रहते हैं, तो वो हम लोग करा करते थे। तो इसलिए मुझे जेवरों से ना लगाव नहीं रहा। मुझे लगा ये तो क्या है, इनसे तो मैं खेल ली। अब मुझे किताबें नहीं मिली थी बचपन में ना, तो मुझे किताबों से लगाव रहा। मुझे अभी भी अगर कोई मुझसे जेवर मांगे, कपड़े मांगे तो मैं दे दूँगी, किताब मांगते तो मेरा बड़ा जी दुखता है। मैंने कहा मेरे को दे देना, मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल करी है ये। क्योंकि हमारी मम्मी कह देती थी कि भाई तुम अच्छे दिखो, कपड़े ले लो, गहने ले लो, किताब का क्या करना है। तो वो हमारा पूरा जो समाज था, हमारा समुदाय जो था, वो पूरा इसी तरीके का था कि वहाँ पढ़ना लिखना, और फिर यूँ और लगता था कि मतलब कि भाई ये जो चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई, इसको करके तुम क्या करोगे, कितना कमा लोगे। तो कमाई के लिहाज से भी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बचपन में ज़्यादा कमा लेती थी कि तो बचपन में मुझे लगता था कि हाँ, हम एक आज के अगर तुलना में हम करें, इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट भी हूँ, तो वो पूरा एक मनी वैल्यू लगाती हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना कमा रही हूँ ना, उतना तब भी कमा लेती थी, बहुत छोटी थी तब भी लेकिन मन है जो नहीं रमता था उन चीज़ों में। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने लिखना शुरू किया था। हाँ राजू, राजेंद्र दे था। मैं क्या करूँ, ये छोटा सा एक दोस्त है, लेकिन और इसका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकती, लेकिन इसने मुझे मतलब इतना सलीके से पूरा बीकानेर घुमाया था, बीकानेर के गांव घुमाए थे कि मैं वो एहसान तो कभी चुका ही नहीं सकती हूँ। और मेरा एक उपन्यास की एक रूपरेखा करीब करीब बनी उसके वजह से। तो मुझे फिर दोबारा मैंने लिखना शुरू किया। ये तब के टाइम थे जब मैं करीब 17 साल की थी, और उस वक्त ये बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, और हम लोग यहाँ के एक सरकारी स्कूल, गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, और हमारे हाथ कुछ कैसेट्स लगे थे, कुछ लड़कियों के पास कैसेट थे वहाँ के। और एक वो क्यूरियोसिटी होती है एक बच्चे में ना, कि टीनेज में, कि वो देखे कि क्या है। लेकिन जब मैंने उसको देखा ना, तो मैं बिल्कुल कांप गई थी, और मुझे लगा था कि ये जो लड़कियां हैं, ये बहुत सहज रूप से उसके बारे में बता रही हैं, दे रही हैं, वो परेशान नहीं है। तो बहुत सारे मिथ यहाँ टूट जाते हैं कि आपका जो टीनेज होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो सिर्फ प्रेम की बातें करता है, वो विध्वंस की बातें भी कर सकता है, कि लड़कियां होती है वो नाजुक होती है।
तो मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको भरा जाता है, जो फीड किया जाता है, वो बच्चा वैसा ही बन जाता है। हम क्या बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, ये हमको तय करना होता है। तो उन्होंने जो अपने घर का जो माहौल देखा उस अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया। तो मैंने कुछ लिखा, लेकिन तब भी मेरा छपने का कुछ ऐसा मन नहीं था। मुझे था कि बस मुझे दिल से निकालना है, मेरा मन जो है भारी हो रहा है उन सारी चीज़ों से। वो खून बहते हुए देखना वो बहुत तकलीफ़ देह था। तो सही मायने में देखा जाए तो साहित्यिक यात्रा अखबार की दुनिया से मेरी शुरू होती है। अखबार मैंने जब डेली न्यूज़ ज्वाइन किया, उससे पहले मैंने कुछ आकाशवाणी पे प्रोग्राम दिए थे और कुछ जगह छपी थी। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो एक मुख्य यात्रा मेरी है साहित्य की और पत्रकारिता की, दोनों की यात्रा है, वो डेली न्यूज़ का एक बड़ा योगदान है उसमें। अच्छा माहौल था हमारे। मैंने खुशबू मैगज़ीन में ज्वाइन किया था। वर्षा भंबानी मिर्ज़ा हमारी इंचार्ज थी और वो बहुत मुझसे बेहतरीन काम करवाया उन्होंने। राम कुमार सिंह थे वहाँ पे, दुष्यंत थे, तो वो एक माहौल भी था और कुछ चीज़ें जानने को मिली। और मैंने अपनी एक यात्रा उस तरीके से शुरू करी। उसके साथ कुछ जीवन में सबके जीवन में होता है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि जो पत्रकार हैं वो भी इतने संवेदनशील तो नहीं हैं। कई मसलों पे मुझे लगा कि मतलब जब आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जब आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हो तब वो आपको टोक रहे हैं, और जब आप उस चीज़ से बाहर निकल गए, क्योंकि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मैंने भी बहुत अपनाई है, मैंने उसको फॉलो किया है क्योंकि मेरी माँ ने किया। लेकिन जब मैं इन चीज़ों से बाहर निकली तब भी वो मुझे टीज़ करते थे। तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? आपका क्या उद्देश्य सिर्फ टीज़ करते रहना है? तो क्या साइकोलॉजी है जो काम करती है? तो जब कुछ चीज़ों की साइकोलॉजी पर हम आते हैं तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, ये स्पेस अखबार में मुझे इन बातों को रखने का कोई स्पेस नहीं मिलने वाला है। तो मैंने फिर कहानी लिखना शुरू करी और पहली कहानी मेरी चांद रोटी और चादर की सिलवटें। चांद रोटी और चादर की सिलवटें वो 2011 में परिकथा से आई, परिकथा में छपी थी। इस कहानी को जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था इस कहानी को। और वहाँ पे भी यही हुआ था कि मतलब मुझे लगा था कि कहानी से ज़्यादा मेरे मतलब फ़ोटो के लिए फ़ोन आए थे। तो बड़ा ये दिल दुखाने वाला था कि आपको लोग आपके चेहरे से ज़्यादा पहचानना चाहते हैं, आपको लोग आपके चेहरे से ज़्यादा पहचानना चाहते हैं, आपके शब्द बाद में आते हैं। तो ये कई बार आपका दिल दुखता है और आप बैक हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि मैं कई बार रह के इसलिए बैक होती रही कि हमको हमारे लेखन पे प्रतिक्रिया चाहिए कि हम किस तरीके का लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको बोलनी नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कभी तो वो चीज़ें सामने आनी चाहिए कि हमने किस तरीके की चीज़ों को झेला। और फिर हम बार बार उस चीज़ से बैक होते हैं कि नहीं, हमको अब नहीं लिख पा रहे, हमको उस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए होती है। तो हम फिर पहली कहानी की बात करूँगी, लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जो मैंने कम से कम डेली न्यूज़ के ऑफिस में कुछ चीज़ों को जो महसूस किया था, जो तकलीफ़ महसूस करी थी, उस कहानी में कुछ चीज़ें पिरोई थी। और सब बोलते हैं कि पहली जो कहानी होती है वो आपके अपने जीवन से आती है। तो मेरे साथ भी करीब करीब कुछ ऐसा ही था, और कहानी वो भी मोहब्बत की तलाश की थी। और लेकिन उसमें साथ में कुछ संघर्ष भी हैं, वो चलते हैं। उसके बाद जो है कुछ एक दो कहानी आती रही और फिर पहला नावल आया मेरा। और पहले नावल ने मुझे इस्टेब्लिश किया, मुझे बहुत खुशी दी, जन्नत जाविदा। और ये 2014 में प्रकाशित हुआ था। 2013 के भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन प्रतियोगिता के तहत अनुशंसित हुआ था। और मुझे सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई दायरा नहीं बन पाया था। मैं थोड़ी सी क्योंकि रिज़र्व थी, तो मैं थोड़ा सा साहित्यकारों से बात करने से भी घबराती थी उस वक्त।
तो मुझे सिर्फ मेरे काम से काम रहता था कि हाँ, मेरे को अखबार की जो स्टोरी करनी है, मुझे उनसे जुड़े जिन लोगों से बात करनी है, उसके अलावा एक जो दायरा था वो नहीं था। तो मैंने पढ़ा था बिल्कुल, मैंने पढ़ा था थोड़ा सा ज्ञानोदय में शुरू करती थी। ज्ञानोदय में इस प्रतियोगिता की मुझे जानकारी मिली थी, तो मैंने भेज दिया था। और उस वक्त बहुत बीमार भी थी मैं, और बीमार थी मैं, थोड़ी सी लड़ोकली भी हूँ। बीकानेर के लोग थोड़े से होते हैं, ऐसा मैं सुनती हूँ कि सुनारने ऐसी होती है। तो मैं थी कि अगर मुझे जो बात गलत लगती थी, मैं एक लेवल का, एक मेरा लेवल है उस तक मैं बर्दाश्त करती हूँ। वो लेवल जैसे ही क्रॉस होता है तो फिर मेरे को किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए होती है। मैंने बिना बताए छुट्टियाँ रख ली थी कि मैं नहीं आऊँगी, आप मेरे साथ जो है आप गलत कर रहे हैं और मैं नहीं आऊँगी ऑफिस। तो लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं घर पे बैठी रहूँ, मैं आराम से बैठी रहूँ। मेरे को अंदर एक बेचैनी थी कि मुझे जो लिखना है वो मुझे लिखना है, अब उसका क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं पता। पर इसी तरह एक ये जो उपन्यास है जन्नत जाविदा, ये सामने आया, 1 महीने में मैंने इसको लिखा था क्योंकि लास्ट डेट थी। तो और वो बिल्कुल शायद मेरे अंदर हो सकता है पक रहा हो, बहुत टाइम से पक रहा था, तो मैंने उसको बहुत जल्दी से उसको लिख लिया था। और इसने मुझे इस्टेब्लिश किया, इसने मुझे एक भरोसा दिलाया अपने लिखे पर कि हाँ, आप बिना किसी पहचान के, बिना किसी कोई दायरा बनाए हुए आप छप सकते हो, लोग आपको सराह सकते हैं। और जयपुर के अभी जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए ना, वो मुझे लगता है कि सारे के सारे वो लोग हैं जो मुझे जन्नत जाविदा की वजह से जानते हैं। नंद जी सर हैं, तलवार जी सर हैं, और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो मुझे उस की वजह से जानते हैं कि हाँ, ये कौन है जिसने ये उपन्यास लिखा, क्योंकि तब तक मेरी ज़्यादा कहानियाँ छपी नहीं थी। तो मैं उस उपन्यास का एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाती हूँ। मैं अपनी बातें करे जा रही हूँ, और अगर मैं भटक जाऊँ या मैं आपको बोर करूँ तो आप मुझे बता देना। तो 1 मिनट मुझे दीजिए। बहुत छोटा सा एक अंश है क्योंकि सिंगल पेरेंटिंग पर ये उपन्यास है। तो मैं बस कुछ लाइनें और एक छोटी सी कविता है जो आपको सुनाना चाहूँगी। इसके 2 मुख्य किरदार हैं, शामली और आर्य। तो शामली और आर्य दोनों माँ बेटे हैं। तो आर्य सोचता है, उसका एक भाई, मम्मी, पापा, छोटा परिवार, सुखी परिवार। 4 लोगों का परिवार छोटा होता है तो फिर 2 लोगों का तो परिवार ही नहीं होता। शामली जैसे ही वापस कमरे में आती है, आर्य हंसी को चेहरे पर ओढ़ लेता है और शामली उसके पैरों पर चादर उड़ा देती है। दोनों एक चादर में दुबक जाते हैं और कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं। हंसना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। अब दोनों ने खुश होने की आदत डाल ली है। मम्मा, मैं तो आपके लिए पापा, मेरा मतलब है मेरे लिए पापा और आपके लिए पति ढूंढ कर ही रहूँगा। मेरा दिल कह रहा है मम्मा कि हमारा भी एक परिवार होगा एक दिन। आर्य के ख्याल मचल रहे हैं। आर्य ने अपने मन में ही ये कहा, मैं चाबी वाले खिलौने से बहल नहीं सकता। हगीज़ और विस्पर के भेद को समझता हूँ। समझ में उम्र का मोहताज नहीं हूँ। सारी नॉलेज एक बटन से खुलती है मेरे सामने। जानता हूँ 4th क्लास में भी आंखें 4 होती है। क्लास में टॉप आने के पीछे क्या उम्मीदें होती है। मुझसे ये सब कहाँ छुपी है कि मैं जानता हूँ हम खुद एक खिलौने हैं जो प्यार की चाबी भरने से चलते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी एक जगह बैठी ना रहो क्योंकि मैं आगे निकल जाऊँगा एक दिन। ये जो कविता है ये एक तरीके से बचपन को रिप्रेजेंट करती है कि एक बच्चा जो है सोसाइटी में किस तरीके से मैच्योर होता है। और मैंने जैसे कि बताया था, ये आषाढ़ का महीना है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। अगर मैं पंखा चलाती हूँ तो आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी, तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब भी कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये जो
उपन्यास है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत पहले से शायद मेरे मन में कहीं बैठा होगा। और जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 साल की थी, मैंने अपने पिता को खो दिया था और मैंने उनका जाना हमेशा माँ के चेहरे पर देखा। मैंने देखा कि वो हमेशा ही बहुत मतलब उदास रहती है, उन्होंने रंगों से खुद को दूर कर लिया है। हालांकि ये लड़ाई तो हम भाई बहनों ने तब भी लड़ी थी कि वो सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहनेगी, और उन्होंने कभी नहीं पहनी। लेकिन वो जो चेहरे पे जो रंग छाए रहते थे उनके, वो सारे रंग चले गए थे, और हम बराबर बहुत सारे त्योहारों से, बहुत सारी चीज़ों से दूर होते गए थे। तो मुझे लगता था कि एक माँ का खुश रहना, मुस्कुराना एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, एक पिता का होना भी एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत प्रभावित करती है एक बच्चे को, उसकी ज़िंदगी को। तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से, कि इसमें मतलब जो मुख्य रूप से लोगों को लगा कि ये कि सिंगल पेरेंटिंग है, लेकिन इसमें मैंने 2 किरदार और लिए थे ऐसे पुरुष, जिनका जो बचपन है वो इसी तरीके से बीता था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो एक नेचर में बदलाव आता है बच्चे के, तो उसको मैंने बताने की कोशिश करी है 3 अलग अलग किरदारों के ज़रिए। उसके बाद मैंने मैं एक और बीकानेर पे वापस लौटूंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा गंभीर होने की जगह मैं थोड़ा सा अब हंसा देती हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही दिलचस्प होता था वहाँ का। उस वक्त मुझे दिलचस्प नहीं लगता था, उस वक्त मुझे बहुत कोफ्त होती थी कि क्या लोग हैं ये, आप वहाँ पे उतरते हैं, वहाँ जाते हैं। हाँ, सच में बिना पंखे के बैठना, और एसी है नहीं मेरे पास। तो थोड़ा सा मतलब आपको लगे कहीं आवाज़ में डिस्टर्बेंस, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। तो बीकानेर की बात मैं एक अंश छोटा सा सुनाऊंगी। मेरा ये संस्मरण बहुवचन में छपा था। उसका शीर्षक था खूब मीठा खूब खारा बीकानेर हमारा। तो जब हम वहाँ जाते थे, मैंने उसी को लेकर करा था, बीच का ही एक छोटा अंश ताकि आप समझ सकें। जंक्शन पर उतरते ही नज़रें जहाँ भी दौड़ाओ तांगे ही तांगे दिखाई देते थे। ट्रेन के बाद तांगा हमारे लिए दूसरा बड़ा आकर्षण था, बड़े गांव जाने के लिए। हम तांगे पर सवार होते तो लगता कि सड़कों में ओपी नैयर की आत्मा घुस गई है, या शायद ओपी नैयर यहाँ की रूह को छूकर गुजरे हों। घोड़ों की टापों का मधुर संगीत हम बच्चों को और भी मधुर लगता, संगीत के रस में डूबा रस भरा बीकानेर। पर आपको बता दूं कि बीकानेर के सिर्फ रसगुल्ले ही मशहूर नहीं हैं, यहाँ की भुजिया भी बहुत मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ की भुजिया इतनी कुरकुरी इसलिए होती है कि उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, लेकिन यह भी कहा जाता है लेकिन बात यह है कि ये मोठ की दाल से बनती है वहाँ के भुजिया और पापड़, इसलिए वहाँ का स्वाद अलग होता है। ज़रा सी मुल्तानी मिट्टी का भी असर होता है, हर मिट्टी की अपनी ही तासीर होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी भी जो है वो मिट्टी की तासीर है। मैं भी ऐसी हूँ, मैं जिसके लिए अच्छी हूँ बहुत अच्छी हूँ, जिसके लिए ख़राब हूँ ना बहुत ही ख़राब हूँ। तो इसी का एक आगे का अंश थोड़ा सा पढ़ती हूँ। बीकानेर की मिट्टी की तासीर भी कुछ ऐसी है कि यहाँ के लोग आपके बारे में वो भी जान लेते हैं जो आपको खुद नहीं पता होता, और तो और वो ये सब कुछ तांगे पर आपका सामान उतरने से पहले ही जान लेते हैं। तांगा गवाड़ की तरफ आया नहीं कि सारे लोग काम धाम छोड़कर आपको घूरने लग जाते हैं और छानबीन अभियान में जुट जाते थे। हम भी जब तब तांगे से उतरे तब हमारा पेपरलेस बायोडेटा बढ़ चुका था। लोगों की खास दिलचस्पी कुंवारे छोरे छोरियों में ज़्यादा होती थी, तो हम कुंवारे थे, लिहाजा वैजयंती माला से कुछ कम हमने भी नहीं समझा था खुद को। हमें पता था कि लोग हमारे हिस्से का दिलीप कुमार ढूंढने में लग गए थे। बचपन में ब्याह की बातें सुनने में इतना मज़ा आता था, हमें भी आता ही था। हम कौन से विलायत के खेत की मूली थे, हम बहुत खुश खुश इतराते घूमते थे। जवान छोरियां जिस तरह अपने सजने धजने का शौक़ पूरा करती थी, वैसा शौक़ हम बचपन में ही पूरा कर चुके। काजल, टिक्की, कानों की लंबी बालियाँ, लाख के पैंडल और ना जाने क्या क्या।
बेटियां किसी से कम नहीं दिखनी चाहिए, माँ की हमेशा यही कोशिश होती थी। और हम ठहरी आज्ञाकारी बेटियां। मुझे ज़रा खास हिदायत मिला करती थी क्योंकि मेरा रंग ज़रा सांवला था। कहते हैं कि सुनार नहाती भी है तो उसका मैल भी सफ़ेद ही निकलता है, पर मुझ पर यह कहावत दूर दूर तक फिट नहीं बैठती थी। बहन और मेरे रंग में इतना अंतर था कि सब मुझे उसकी कार्बन कॉपी कहते थे। मेरा भाई मुझे कालू या कागला बुलाता, पर लाड भी बहुत करता था। ऐसे में इन सब चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने में ही रहती थी, पैदाइशी ढीठ भी हूँ। कम बोलती थी, कम घुलती थी। मैं नमक की डली नहीं थी। और रिश्तेदारों का कुनबा मेरे लिए पानी की तरह नहीं रहा, वरना खारे पानी की तासीर ऐसी होती है कि सब कुछ पच जाता है, कितना भी खा लो। बीकानेर में जीम के आएंगे कभी, तब आप जानेंगे। हम लोग जब शादी के घर में मेहमान थे, शादी के घरों में खाने का आनंद ही अलग होता था। कुछ इस तरह का आनंद कि अभी आपको जानने में मज़ा आएगा और मुझे बताने में भी आएगा, पर जब होगा था ना तो सच में पूछो ही मत क्या हाल था। दरअसल जब जिमण की बारी आती तो हमारे करीब के, दूर के सभी चाचा जी, हमारे सारे बच्चे सब एक साथ जिमने बैठ जाते हैं, यानी 10-12 लोग और एक थाल। थाल इतना बड़ा होता था कि हम सभी उसके चारों तरफ आड़े तिरछे होकर बैठ जाते थे। फिर शुरू हो जाता था जिमण का दौर। बीकानेर है तो जिमण में भुजिया और मीठा तो होगा ही होगा, पर यह कोई खासियत नहीं थी इस जिमण की। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब सब जिम लेते थे तब हमारे दूर के चाचा जी एक एक बच्चे से पूछते, भर गयो पेट? भर गयो, हम बच्चे बोलते। जब सब बच्चों के पेट भर जाते थे, उस थाल में जो आकार में छोटी एक राउंड टेबल जैसी होती थी, खूब सारी पूड़ियाँ और सब्जी फिर से उसमें प्रकट हो जाती थी। होता यूं कि सबका पेट भरने के बाद चाचा जी फिर खाना परोसने वाले को इशारा करते और 30-40 पूड़ियाँ फिर से उस थाल में रख दी जाती, साथ ही थोड़ी सी रसेदार सब्जी भी। अब इसे चूरा जाता, चाचा जी सबकी ओर देखते, हम बच्चों के दोनों हाथ पेट पर होते। हम यही कहते, पेट भर गयो चाचा जी। अरे पेट भरने बाद तो खावे हो। पालथी मारकर बैठे हुए चाचा जी थोड़ा हिलते डुलते और एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर हो जाते। विद्या माता की कसम बहुत ही बुरा लगता था। पाँव की धमाकेदार आवाज़ आती, हम सुट हो जाते। वो मुस्कुराते हुए कहते, जगह बनेगी अब तो। अब चाल जैसे 8-10 पूड़ियाँ। चाचा जी की हरकत पर गुस्सा भी आता था, हंसी भी। लेकिन यह भी सच है कि वो 30-40 पूड़ियाँ कैसे ख़त्म होती थी पता ही नहीं चलता था। खारे पानी की तासीर का कमाल था शायद, कि जो कुछ भी पेट में जाता वो पच ज़रूर जाता। पर कितना, जो आया है उसे तो आखिर एक रोज़ जाना ही है। जो पेट में होता है उसे भी तो निकलना ही होता है। आखिर हवाएं निकाल निकाल कर कोई कब तक काम चलाए। कुछ ठोस बात तो होनी ही चाहिए। तो ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट करा था लिखने का कि आप कुछ अलग तरीके से चीज़ों को कैसे याद करते हैं। और हालांकि वो जितना मतलब कि मज़ेदार आपको लगेगा कि मैं कुछ एक हंसी मजाक वाली चीज़ कर रही हूँ, ये उतना ही जाके गंभीर था। उस वक्त जो मतलब शौचालय जो भी हुआ करते थे वो खुले हुआ करते थे, सूखे हुआ करते थे। तो वो लोग जो उन चीज़ों को, जो उस गंदगी को उठाते थे, मुझे मतलब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत परेशान, बहुत विचलित हो जाती हूँ कि हम लोग उस तरीके से करने में हमको अभी तक याद है, और वो लोग जो उस काम को कर रहे हैं उन पर क्या बीतती होगी, और हमने क्या कुछ न्याय किया। तो मुझे लगता है कि जो लेखन है वो आपको यही सिखाता है कि आप दूसरे को टारगेट करने की जगह कब अपने आप को टारगेट करने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ से खुद को टारगेट करना शुरू किया कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, मैंने खुद ने क्या किया अब तक। और मुझे शर्म आनी चाहिए ये बोलने में, लेकिन कई बार मैं कुछ 1-2 शब्द ऐसे बोल जाती थी किसी को भी बोलने में। वो बड़े होके पता चला कि वो जातियों के नाम है, और मैंने उसके बाद उन पे भी काम करना शुरू किया। और अखबार में रहते हुए और ख़ासतौर से इस लॉकडाउन में मैंने खूब लिखा उन घुमंतों के लिए, अखबार में खूब स्पेस दिया, जिनकी जाति के नाम को हम एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने देखा वो कितने ज़िंदा दिल लोग हैं, और हम एक थोड़ी सी चीज़ से विचलित हो जाते हैं।
लेकिन वो सदियों से वो चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन विचलित नहीं है। उनके चेहरे पर एक हंसी रहती है, एक चमक रहती है, भावों में एक जीने का एक जुनून रहता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए यात्राओं ने मुझे सच में बहुत कुछ दिया है। और मतलब मुझे लगता है कि स्त्री होने के नाते अगर मैं कहीं भी नहीं निकलूँ, मैं घर में बैठी रहूँ, तो मैं बैठे बैठे 10-20 किताबें लिख डालूँगी, क्योंकि बहुत कुछ है हम जो सुनते हैं, हमारे आसपास के औरतों के जीवन में भी देखते हैं, जो घर बैठे बैठे जिनसे हम एक संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक मतलब कितनी जो असमानता है हमारे समाज में है, हमारी जो दुख है, हमारा जो तकलीफ़ है, हमारी जो निजी तकलीफ़ है, वो कोई मायने नहीं रखती और हम उसका कुछ समाधान नहीं निकाल सकते। यात्राएं हमें ऐसा मजबूत बनाती है कि हम उन चीज़ों का समाधान निकालने की ओर सोचते हैं, या हम उन चीज़ों से आगे बढ़ जाने की ओर सोचते हैं। कि मेरी दिलचस्पी कभी भी इस चीज़ में नहीं रही। हाँ, बिल्कुल मैं किस्सा गोई के बारे में भी बात करूँगी सर। तो मैं वहीं आ रही थी दरअसल, और मुझे समय हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अगर वक्त होने लगे तो मुझे नंद जी सर, सर्वेश जी सर, मुझे प्लीज़ एक इशारा कर दीजिएगा कि मुझे कब अपनी बात ख़त्म करनी है। तो मैं यात्राओं की बात करी थी, तो यात्राओं ने एक सोच के दायरे को बढ़ाया है। और उससे अब मैं किस्सा गोई के बारे में ही ज़िक्र करूँगी। किस्सा गोई जो किताब है कलमकार मंच से आई है, और मुझे ये लगा कि ये घर का प्रकाशन हाउस है। तो मतलब मेरे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था कि कोई ये ना बोले कि कि मतलब कि ये तो भाई घर का प्रकाशन हाउस है इसलिए ये छप गई है। तो मैंने कुछ एक नया प्रयोग करने के लिए इसलिए ज़्यादा उसमें चुना। और जब पहला इसके लिए लिखा था, पथिक जी के लिए लिखा था, चरण सिंह पथिक जी के लिए, और मुझे बहुत यूँ था कि पता नहीं ये अच्छा लगेगा, अच्छा बना है या नहीं बना। तो इसके पहले पाठक के रूप में मैंने निशांत और तलवार सर, इन दोनों को बैठा के सुनाया था। मैंने कहा पहले सुनो, और मैंने बोल बोल के सुनाया था कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं गड़बड़ हूँ तो मैं कहाँ गड़बड़ हूँ। तो दोनों ही लोगों से मुझे जब इस पर एक स्वीकृति मिली और कुछ सुझाव भी मिले तलवार सर के, और निशांत ने कहा हाँ खारे पानी से आई हूँ मैं, तो कड़वी है, मैं खा रही हूँ तस्नीम। तो फिर जब दोनों तरफ से मुझे स्वीकृति मिली तो फिर मैंने इस पे अपना काम शुरू किया। और इसमें मैंने राजस्थान के 6 लोगों को लिए थे। मेरी ये कोशिश थी कि मैं आगे इसकी मतलब कुछ सीरीज़ और तैयार करूं, कि मुझे लगता था कि राजस्थान के लोगों के बारे में मतलब एक इस किताब एक इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बात हो, और एक अलग परिवेश है तो साथ में परिवेश के बारे में भी बात हो। हालांकि इस वाली किताब में मैंने सिर्फ उनके जो बचपन से जो लेखक बनने की प्रक्रिया है उसको लिया, और किस तरीके के लेखक है, किस तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी करते हैं। तो ऋतुराज जी सर पे जो मैंने लिखा उसका मैं एक थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि उन पे ही तलाश करना बड़ा मुश्किल रहा था मेरे लिए। और इसमें मुझे तलवार सर ने मदद करी थी कि जब मैं कई बार उनके पास गई थी बात करने के लिए, लेकिन वो बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, कि बोले मैं कौन सा बड़ा लेखक हूँ। लेकिन मुझे एक ज़िद थी कि मैंने उनका तलवार सर ने उन पर एक पीस लिखा था जो मैंने पढ़ा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनको जंगल बहुत पसंद है, वो अपना जो क्रिएटिविटी है, वो अपना जो लेखन है वो जंगलों में ही ज़्यादा करते हैं। तो और पहले जब वो अलवर के उधर पास रहते थे रामगढ़ में, तो कॉलेज में पढ़ाते थे, तो वो रोज़ाना जंगल जाया करते थे। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेस बताया है उनके बारे में। तो उनको जंगल से, जानवरों से, पंछियों से बहुत ही प्रेम है। तो मैंने इस चैप्टर का नाम रखा था कविराज का जीवन राग। कविराज को उड़ान भरते पंछियों को देखने की आदत थी। उन्हें कीड़े मकोड़े, बिच्छुओं आदि को टहनियों पर चलते हुए, फिसलते हुए देखने की आदत थी। एक रोज़ उन्होंने बहुत सारे बिच्छुओं को प्याले में देखा। वह जगह उनकी जन्मस्थली भरतपुर जनपद नहीं थी, अलवर भी नहीं जहाँ उन्होंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की, जयपुर भी नहीं जहाँ से अंग्रेज़ी में एमए किया था, और बूंदी का जंगल भी नहीं।
जो उन्हें आज भी सबसे ज़्यादा प्रिय है। वह दरअसल चीन का एक शहर था। 40 साल कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने के बाद उन्होंने चाइना रेडियो के लिए बतौर भाषा विशेषज्ञ अपनी सेवा देना इसलिए चुना होगा कि वे शायद देखना चाहते थे चीनी लोगों के दिलों में माओ अब भी जिंदा है या नहीं। माओ उन्हें मिले नहीं, उन पर आधारित फिल्म ज़रूर देखने को मिली। माओ त्से तुंग ने चियांग काई शेक की फौज को हराकर 1949 में चीन की मुख्य भूमि में साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। माओ जब तक रहे चीन पर राज उन्हीं का चला, उनके होते विरोध का स्वर सामने नहीं आ सका। विरोध करने वाले को मृत्युदंड मिलता। एक अध्ययन बताता है कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड की सज़ा चीन में ही दी जाती है, और इन आंकड़ों को निजता के नाम पर चाइना सरकार जाहिर भी नहीं करती। इसके एवज में चाइना ने अपने लोगों को तरक्की खूब दी है। रोजगार लोगों के पास खुद चलकर आता है और भोजन तो एकदम शुद्ध मिलता है। एकदम शुद्ध के मायने यह है कि वहाँ मछली, बिच्छू सब जिंदा ही मिलेंगे। मरे हुए जानवर बासी माने जाते हैं। बाज़ारों में छटपटाती हुई मछलियाँ मिलेंगी, तो वहीं बिच्छू भी जब तक प्याले में बेचैन रहते हैं जब तक कि उन्हें कढ़ाई में मोक्ष नहीं मिल जाता। चाइना के रेस्तरां में प्याले में मचलते हुए बिच्छुओं को एतबार दिलाते हैं कि यहाँ उनके लिए ताज़ा भोजन है। कविराज ऐसे कुलबुलाते भोजन को देखकर डर गए। जंगल में रहने वाला प्राणी एक कटोरी भर बिच्छुओं से डर गया और भागने भी लगा। कितनी हैरानी की बात है। एक और गजब बात यह है कि ऐसे ही एक रोज़ भागते भागते उनके जूतों में एक छेद हो गया था। यूं उनके जूते पहले से ही पुराने थे, भारत से खरीदे गए उन जूतों को उन्होंने बूंदी के मोची से दुरुस्त करवा लिया था, यानी एक अदद सॉल लगवा लिया था चीन आने से पहले। कविराज अपनी चीन डायरी में लिखते हैं, इस तरह वह भारत की मिट्टी को चीन ले गए। अब जबकि उसमें छेद हो गया तो भारत की मिट्टी चीन की सड़कों पर बिछती गई और तलवे के उस छेद से चीन की हवा भीतर दाखिल होकर गुदगुदी मचाने लगी। कविराज को ऐसे में भारत की बेसाख्ता याद आ गई। तो ये एक छोटा सा अंश है जो मैंने सुनाया, क्योंकि चीन अभी भी बहुत चर्चा में है और मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन हम जो झेल रहे हैं वो वहीं से चला आया है। अब जो भी अध्ययन जो भी बताते हैं, फ़िलहाल तो हमारे सामने ये है कि वहीं से लॉकडाउन चलाया, और इसी से है कि हम स्त्रियों के जीवन में जो है ना वो पता नहीं सदियों से एक लॉकडाउन चलता आ रहा है कि आप बिना परमिशन के नहीं आ सकते। कहीं किसी से बात करेंगे तो आपको बताना होगा, आपको वजह देनी होगी। तो इन सब चीज़ों को मैंने पीछे छोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं सदियों का बोझ भी अपने पर लेकर नहीं चलती। मुझे लगता है यही एक जीवन है, और अगर हम सोचें कि सदियों से हमारे साथ अन्याय हुआ तो होता रहेगा, तो शुक्रिया नंजी सर, बागड़ी जी, तो होता रहेगा। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारे पास हमारा आज है, उसको हम किस तरीके से एक सही शेप दे सकते हैं, एक सही तरीके का आकार दे सकते हैं, वो हमें तय करना होगा, खुद ही तय करना होगा। और जो लॉकडाउन जो अगर हमारा एक समाज या परिवार हम पे लगाता है तो उसको हमको ही ब्रेक करना होगा। हाँ नंजी, मैं बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही बताया कि मैं इन दिनों मतलब बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो भी बॉर्डर एरिया है उस पर एक रिसर्च कर रही हूँ। विस्थापन पर मेरा काम है, और दूसरा मैं जो बराबर एक स्त्री विमर्श की बात कर रही हूँ तो उस पर भी एक उपन्यास मैं लिख रही हूँ। और मैं भले ही एक जो सदियों का जो एक शोषण जो एक औरत ने झेला होगा, मैं उस चीज़ को मैं मतलब अब एक जो हम अभी तक अपने पर कैरी करते आए हैं, लादते आए हैं, तो मैं उस चीज़ को भी एक ब्रेक करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक औरत जो है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल है। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारी पाबंदियाँ या बहुत सारे जो रिवाज और रस्मों के नाम पे बहुत सारी औरत पे ला दी गई है, तो वो इसलिए क्योंकि वो एक परिवार के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। जितना हम बोलते हैं कि एक घर की ज़रूरत जो है वो एक औरत को है, तो मुझे लगता है कि घर की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत
एक पुरुष को भी है। और वो शायद अकेले रहने में सक्षम नहीं होता है कि इतने सालों का जो हम देखते हैं कि जब कानून कायदे या नहीं बने थे, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से अगर एक जो पुरुष है अकेला नहीं रहता, दूसरे तीसरे विवाह करता जाता है, तो वो उसकी एक निर्भरता को जताता है कि वो एक स्त्री पर निर्भर है। और जो स्त्री नहीं करती थी, उस वक्त कोई कानून नहीं था, वो चाहती तो वो कर सकती थी लेकिन वो नहीं करती। ये बताता है कि वो कितनी आत्मनिर्भर है, कि वो बिना उसके रह सकती है। और इसका ये भी वजह है कि शायद उसका जो फोकस है वो उसके अपने बच्चे पे ज़्यादा रहता है। तो एक स्त्री को एक अलग तरीके से, एक उसके एक सशक्तिकरण की जो बात है, मैं एक अलग ढंग से करते हुए मैं एक किताब लिख रही हूँ। और बहुत रिस्क है उसमें, लेकिन वो जो मेरा मन है उसको मैं करना चाहती हूँ कि जो भी शुक्रिया दस्ती तेजस्वी। तो मैं उसको एक अलग ढंग से मतलब लिखना चाहती हूँ। और ये जो और मैंने जैसे कि मतलब एक ट्रेडिशनल समाज में ऐसा सोचते हैं कि मतलब बेटी की शादी कर दी या कुछ ऐसा काम कर दिया तो गंगा जी नाल हो। तो हमारे टाइम में, अब इस टाइम में बेटे बेटी सब बराबर हो गए और शादी जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि बेटा मेरा कॉलेज चला जाएगा तो मुझे लगेगा कि मैं तो गंगा जी नहा लूँगी, और मतलब गंगा जी नहा लूँगी यानी कि अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ूँगी। और मेरा उद्देश्य पूरे 1 साल तक लगातार यात्रा करने का है। तो मैं बिल्कुल, मेरा बच्चा अभी 12th पास आउट हुआ है, तो मैं बिल्कुल उसके कॉलेज में जाने का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कॉलेज जाएगा और मैं अपनी बस यात्रा पे निकलूँगी। क्योंकि पैरों में जो चक्कर हैं बहुत तगड़े वाले चक्कर हैं, और मुझे जो राहत मिलती है, मुझे जो चैन मिलता है ना, वो मुझे सफ़र में मिलता है। मुझे लगता है कि मैं, पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लौट के हम घर ही आते हैं। लेकिन हम बन के आए, मतलब जो मैं हूँ मैं वो बन के आऊँ। इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे मतलब घूमना है और मुझे बाहर निकलना है। तो मेरे जो पहला नावल था उसमें भी मैंने उसी तरीके की बात करी थी। तो मैंने अपनी बहुत देर तक आप लोगों से बात करी है। और जो अगर ये शायद समाप्ति का वक्त है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं बचाए रखना मैं तो मेरा मानना, अगर बिल्कुल अगर आप मुझको एक टाइप्ड करके नहीं देख रहे हो तो मैं बहुत सहज रूप से बोलूँगी कि जो विवाह होता है वो किस लिए होता है, इसकी वजह को हमें पड़ताल करनी पड़ेगी। विवाह एक बच्चे की परवरिश के लिए होता है। एक बच्चे के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, माता भी पिता भी, दोनों का एक अलग अलग रोल होता है। और मुझे लगता है कि उनका नेचर भी अलग अलग होता है। वो एक अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को एक मजबूत बना के रखते हैं। और उसके बाद आपका वो रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी बनती है तो आप उस रिश्ते में रहें, और आपकी नहीं बनती है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में शायद इतना आसान नहीं है। लेकिन आप बर्ड्स को भी देखेंगे तो वो तब तक तो साथ रहते ही हैं जब तक उनका बच्चा उड़ने लायक नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हो सके अपने विवाह को इसलिए तो बचाना ही चाहिए कि आपका बच्चा बड़ा हो जाए, उसको एक वो अच्छा माहौल मिले। और अपनी बात जो है ख़त्म करते हुए, मैं अपनी उसी नॉवल में मैंने कुछ जो लाइनें लिखी थी, शुक्रिया बागड़ी जी, संजय कौशिक जी। तो मैं अपनी नॉवल जन्नत जावेदा से ही अपनी बात जो है ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने शुरुआत भी उसी यात्रा पर करी थी। सिर्फ एक लाइन में आपके सामने कहूँगी कि जो शाश्वत है, सतत है, वो है तलाश। तलाश दिल से हो तो सफ़र भी जन्नत बन जाता है। तो मुझे मंजिल मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं जो ये सफ़र है मैं उसका पूरा लुत्फ़ उठाना चाहती हूँ। और कम से कम इस लॉकडाउन में, इस कोरोना ने हमको ये तो सिखाई दिया है कि जीवन जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो उसको ख़त्म होने से पहले उसको जीना आना चाहिए, और अपनी जो तलाश है उस तलाश को करते रहना चाहिए। वो मिले ना मिले, मिल जाएगा तो मुझे लगता है जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो
आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और आप सब सुरक्षित रहें। और अभी भी थोड़ा सा एक ख़तरा बना हुआ है तो नियम कायदों की पालना करें। मैं भी बराबर लॉकडाउन में घूमी हूँ, लेकिन पूरी उस चीज़ की पालना करते हुए, जब बिल्कुल कर्फ्यू था तो नेचुरली बंद था। और बहुत आभार आपका सर्वेश जी, नंद जी। और मैं किस लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों।